सबसे पहले वो जो acutely painful है मतलब basis of presentation, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास हम इनको डिवाइड कर देते हैं कैटेगरीज में। हमारे पास आते हैं कोल्ड पेल, हॉट एंड swollen, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। ट्रोमेटिक में ट्रॉमा का नज़र के साइंस और न्यूरोलॉजिकल में भी कोई ना कोई एसोसिएटेड साइंस आते होंगे, ठीक है। जो सबसे इसमें से इंपॉर्टेंट है ना वो है ये कोल्ड पेल वाला, ठीक है। इसमें याद रखना कि हमारे पास जब भी पेशेंट कोल्ड या पेल लिम्ब के साथ आएगा ना तो यू हैव टू सस्पेक्ट एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया। एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया का मतलब है कि इसमें कोई आर्टीरियल कॉज होगी, ठीक है। क्योंकि जब आर्टरी का फ्लो बंद होता है ना तो नीचे वो ब्लड नहीं जाएगा, जब नीचे ब्लड नहीं जाएगा तो वो जगह कोल्ड होना शुरू हो जाएगी एंड ओवर टाइम इसमें पैलर भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज टू आर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन। आर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन दो तरह की होती है, एक्यूट होती है और क्रॉनिक होती है, ठीक है। इफ इट्स एक्यूट तो फिर एक्यूट सिम्टम्स आएंगे, इफ इट्स क्रॉनिक तो क्रॉनिक सिम्टम्स आएंगे। वी गोना टॉक अबाउट एक्यूट यहाँ पे और क्रॉनिक वाला हम आगे बात करेंगे। एक्यूट में याद रखना कि हमारे पास 6 P's, ये हर बुक में लिखा हुआ है कि 6 P's जो है हमारे पास, दिस इज वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, जिसमें से पेन जो कि एक्यूट एंड ऑनसेट होती है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है। कि रिमेंबर कि हमारे पास जितना एग्जामिनेशन पे नज़र आ रहा होता है, जितना विजिबली नज़र आ रहा होता है, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिवियर आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन होती है। पहले हमारे पास अर्ली स्किन मॉडलिंग होना शुरू होती है क्योंकि पहले यूजुअली क्रॉनिक कंडीशन है, ओवर टाइम कोई कंडीशन चल रही है उसके बाद पहले डेवलप होता है, पर इन दिस केस ये बहुत जल्दी हमारे पास स्किन मॉडल होना शुरू होती है, पहले डेवलप हो जाता है, ठीक है। पल्सलेसनेस, ये इनिशियल प्रेजेंटेशन है, ये 3 होते हैं। फिर ओवर टाइम हमारे जब नर्व्स फेट होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगा और हमारे पास बिल्कुल मसल्स एट्रोफी कर जाएंगे, तो फिर ये 3 भी आ जाएंगे, ठीक है। तो पेन, पैलर, पल्सनेसनेस, डिस्टल लिम्ब की पल्सनेसनेस, ठीक है। तो डिस्टल पल्स एब्सेंट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पैरेस्थीसिया, प्रेशर, कोर पैरालिसिस, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि हमारे पास ये ज़रूर हमें एग्जामिन करना था कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब को, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास एक साइड पे आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हुई है तो उसकी काफ़ी कॉजेस हो सकती हैं, बट मेरा मेजर कॉज इज एम्बुलेंस, ठीक है। तो अगर एम्बुलेंस एक आर्टरी को पुल कर रहा है तो वो हो सकता है दूसरी आर्टरी को भी करे या फिर वो मेन आर्टरी को कर सकता है जहाँ पर दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूर ऑब्वियसली एग्जामिन द कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब, ठीक है। अब याद है ना कि जब भी आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना उसकी हमारे पास सिर्फ जो वाइबिलिटी होती है ना वो 6 आवर्स तक होती है। 6 आवर्स के अंदर यू हैव टू रिस्टोर ब्लड फ्लो, रिवास्कुलाइज करना होता है, वरना फिर परमानेंटली डैमेज हो सकती है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स में रिमेंबर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो आता है ना एमसीक्यूज में वो एफिप का आता है, ठीक है। हमारे पास बताएंगे कि इरेगुलर रिदम थी, ठीक है। इरेगुलर रिदम थी ईसीजी के ऊपर, ठीक है। इसके बाद पेशेंट ने ऐसे इस इस्कीमिक लिम्ब के साथ प्रेजेंट किया, तो वो एफिप कॉज होती है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। मगर याद है ना कि हमारे पास जो आर्टीरियल एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है ना ज़्यादा एम्बुलेंस की वजह से होती है, और थ्रोम्बस की वजह से हमारे पास क्रॉनिक प्रेजेंटेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि थ्रोम्बस टेक्स टाइम ना, एथेरोस्क्लेरोसिस ओवर टाइम बनता है, काफ़ी देर लगती है। हाइपोकोगुलर स्टेज में भी हमारे पास काफ़ी देर लगती है कोगुलेटिव होने में, तो दिस इज़ अ क्रॉनिक मोर कॉज, और ये हमारे पास ज़्यादा एक्यूट कॉज होती है, ठीक है। तो एम्बुलेंस कहाँ से आ सकता है? हार्ट से आ सकता है हमारे पास, फेफ से, वेलवुलर हार्ट डिजीज़, एमा, एंडोकार्डाइटिस, एन्यूरिज्म सारा, ठीक है। अच्छा, ये हम अभी देखते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि हाँ, तो बेसिकली एक्यूट आर्टियल एम्बोलिज्म में क्लिनिकल फीचर्स जो होंगे ना थ्रोम्बोसिस के और एम्बोलिज्म के, वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्यूट में हमारे पास जो ज़्यादा एक्यूट सिम्पटम्स आ रहे हैं कि एम्बोलिज्म के आ रहे होंगे, ठीक है। कार्डियक रिथम में इसकी हिस्ट्री एफib हिस्ट्री के साथ होती है, एम्बोलिज्म के साथ नॉर्मल थ्रोम्बोसिस इसमें ज़्यादा हिस्ट्री होगी, हाइपरलिपिडेमिया की सडन ऑनसेट किसमें होगा, इसमें हमारे पास थोड़ा स्लो ऑनसेट होगा, ठीक है। सिवियरिटी इसमें ज़्यादा सिवियर होंगे, एम्बुलेंस जाके फंस के तो फॉरन कॉज करेगा, सिम्टम्स लेस सिवियर होंगे क्योंकि अभी हमारे पास थ्रोम्बस बनना शुरू हुआ तो पता नहीं वो आधा अक्लूड करता है, फिर वो थोड़ा और अक्लूड करेगा, फिर वो थोड़ा और अक्लूड करेगा, इसलिए इट विल टेक टाइम। हिस्ट्री ऑफ क्लॉटिकेशन और रेस्ट में हम देखते हैं क्लॉटिकेशन किसको कहते हैं, मगर एम्बुलेंस में नहीं होती और थ्रोम्बोसिस में होती है, बिकॉज दिस इज अ साइन और सिम्टम ऑफ क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया। रिस्क फैक्टर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज ऑब्वियसली थ्रोम्बोसिस में होगी, हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटीज वगैरह। कॉन्ट्रालैटरल पल्स एग्जाम जो है यहाँ पर नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा, क्योंकि सिस्टमिक कंडीशन की वजह से हो रहा है, तो हो सकता है दोनों लिम्स को करे, ठीक है। और एग्जाम फाइंडिंग्स ऑफ क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया, इसमें यस होगा क्योंकि दिस इज अ क्रॉनिक कॉज, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस जो है ना बेसलाइन करवानी है टू फाइंड द अंडरलाइंग कंडीशन, ठीक है। ईसीजी एको जरूर करवाया ना, क्योंकि हार्ट की कंडीशन को पता चलता है, और बाकी जो है सीबीसी, पीएसआर, ब्लड शुगर, रैंडम लिपिड प्रोफाइल और शुगर का ये हम वैसे ही करवाते हैं टू फाइंड द अंडरलाइंग कॉज, ठीक है। फिर एंकल ब्रेकिंग इंडेक्स आ जाता है। एंकल ब्रेकिंग इंडेक्स याद है कि हमारे पास इस तरह से होता है कि एक हाफ हमारे पास एंकल के ऊपर होता है, एक हमारे यहाँ पर आर्म के ऊपर होता है, ठीक है। तो हम दोनों के सिस्टोलिक आई थिंक एंकल ओवर सिस्टोलिक आर्म का जो होता है ब्रेकियल, ठीक है। आई थिंक यही होता है इसका, क्योंकि अगर ये हमारे पास 0.9 से ज़्यादा होना तो उसका मतलब ये नॉर्मल है, और अगर 0.9 से कम हो तो याद रखना आर्टीरियल कॉज, ठीक है। और 0.9 से कितना कम हो, मतलब 0.9 से कम हो तो आर्टीरियल कॉज, ये तुम स्टैब्लिश कर लिए, ठीक है। आर्टीरियल की कौन सी कॉज है वो हम आगे जाके भी देखते हैं। अब ये हमारे पास लैब्स हो गए थे, ठीक है। अब इमेजिंग में याद रखना हमारे पास हैंड हेल्ड डॉपलर जो है एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है।
मोस्टली एन एग्जामिनेशन चीज़। जो डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड है ये इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। दिस इज़ वेरी कॉमनली यूज, क्योंकि इसमें हमारे पास कॉन्ट्रेरी टू डॉप्लर अल्ट्रासाउंड, इसमें हमें ब्लड फ्लो की वेलोसिटी भी पता चलती है और एनाटमी भी चलती है, जबकि डॉप्लर अल्ट्रासाउंड में सिर्फ वेलोसिटी पता चलती है, नॉट की एनाटमी, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें पता चली होती हैं। और एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, इसमें हमारे पास डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी इज़ वेरी सुपीरियर नॉलेज है इसमें, हमारे पास क्योंकि हर जगह नहीं होती, तो सीटी एंजियोग्राफी में याद रखना कि हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, एंड देन एंजियोग्राफी सेकंड बेस्ट, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास आए थे ट्रीटमेंट क्या करना है। देखो हमारे पास एक पेशेंट आई, ये इमरजेंसी केस है, ठीक है। वी हैव टू फिक्स विद इन 6 आवर्स, तो हमारे पास इमरजेंसी ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फ़ौरन एक तो पेन रिलीफ देना और हेपरिन देना है, ठीक है। और हेपरिन देने के इसके भी हमारे पास बेसिकली ट्रीटमेंट बेस्ड होता है क्राइटेरिया पे, बट विल कम बैक टू द बिट। बस याद है ना कि हेपरिन देना है कि ठीक है, हमारे पास वो पहले ब्लड थिन करेगा, और पेन रिलीफ ज़रूर देना है क्योंकि बहुत पेन होती है इसमें, ठीक है। एम्बुलेक्टमी फ़ौरन हमने सर्जिकल में सबसे पहले जो सोचना है वो सोचना है एम्बुलेक्टमी के बारे में, ठीक है। जहाँ भी एम्बुलेंस पड़ा उसको खोलो, वहाँ से एम्बुलेंस को निकाल दो, ठीक है। ये हमारे पास सबसे मतलब कि होता है कि इट्स वन ऑफ द सर्जिकल मैनेजमेंट्स, ठीक है। इमरजेंसी सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें होता है कि इस तरह से ये नजर आ रहा है ना, एक हम इंसिशन लगाते हैं मेनली फेमरल पे, ठीक है। वहाँ से हम गुजारते हैं एक कैथेटर टाइप चीज़ ट्यूब, ठीक है। और हमारे पास कैथेटर के आगे लगा होता है एक बलून, वो, ठीक है। इस बलून को फिर हम जैसे ये थ्रोम्बस है ना, बलून को हम थ्रोम्बस आगे लेकर जाएंगे इन्फ्लेटेड, एंड देन विल पुल इट बैक, ठीक है। जब हम पुल इट बैक करेंगे तो हमारे पास ऐसी बात है, जब वो इन्फ्लेट होकर बाहर आ रहा होगा तो एम्बुलेंस को साथ लेकर आ रहा होगा, ठीक है। ये सारी सी डिटेल लिखी हुई बेशक पढ़ लेना। इंट्राआर्टीरियल थ्रोम्बोलाइसिस इज नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। हमारे पास अगर इतनी इमरजेंसी सिचुएशन है, दिस इज लाइक सिवियर इमरजेंसी, ठीक है। और अगर इतनी इमरजेंसी नहीं है, अभी थोड़ा सा कम इमरजेंसी है, तो फिर हम थ्रोम्बोलिसिस की भी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दिस टेक्स टाइम ऑब्वियसली। तो दिस इज लाइक थोड़ा सा कम सिवियर सिचुएशन में, तो टीपीएन आर्टरी को इंजेक्ट कर, तो नॉन इमरजेंसी केसेस एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, या फिर जहाँ पर रीसेंट सर्जरी है प्रेगनेंसी वगैरह में, क्योंकि कॉजेस ब्लीडिंग, राइट। तो अब हमारे पास एक रदरफोर्ड क्राइटेरिया देखें, तो रदरफोर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से हमारे पास कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। कैटेगरी 1 इज वायबल, जिसमें हमारे पास सिर्फ हेपरिन ही यूज़ कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। उससे भी हमारे पास काम चल जाएगा बहुत जल्दी पेशेंट प्रेजेंट करके, ठीक है। 2A इज मार्जिनल थ्रेटन, जिसमें हम एम्बुलेक्टमी थेरेपी दे सकते हैं। 2B इज इमीडिएटली थ्रेटन, ठीक है, जिसमें हमने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है, जो कि एम्बुलेक्टमी है। और 3 इज रिवर्सिबल, केस में एम्पुटेशन ही रहेगी, दिस इज नॉट वायबल एट ऑल, ठीक है। और बाकी ये देख लेना कि हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट लिखी, क्या क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो हमारे पास दो हैं, रिपरफ्यूजन इंजरी और कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। जब हमारे पास एक जगह की ब्लड सप्लाई कम हुई है ना, तो वहाँ पर हमारे पास बेसिकली इस्कीमिक मार्कर्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम, मायोग्लोबिन वगैरह, फ्री रेडिकल्स, ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ये जब रिलीज होते हैं ना, तो वो हमारे पास कैपिलरी की परमेबिलिटी को ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब यहाँ रिपरफ्यूजन हुई है ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो कैपिलरी की परमेबिलिटी ज़्यादा हुई थी, एक तो ये बात है कि सॉरी, रिपरफ्यूजन इंजरी में ये होता है कि हमारे पास जो सारे वो रिलीज होते हैं ना, फ्री रेडिकल्स और हाइड्रोजन आयंस वगैरह, जब भी हमारे पास इस्कीमिक साइड पे होते हैं, जब रिपरफ्यूज होते हैं, तो फिर ये सर्कुलेशन के अंदर आ जाते हैं, टिश्यू से सर्कुलेशन के अंदर आ जाएंगे, सर्कुलेशन से आगे जाएंगे, और ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट बॉडीज में, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में जाके ARDS, मायोकार्डियल डिप्रेशन वगैरह, मल्टी ऑर्गन फेलियर करवा सकते हैं। वही कंपार्टमेंट सिंड्रोम में होता है कि जब हमारे पास एंडोथेलियल इंजरी हो रही होती है ना इस्कीमिया के दौरान, ठीक है। जब इस्कीमिया और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो एंडोथेलियल सेल्स जब डैमेज हो रहा होता है ना, तो ये फिर हमारे पास कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जब डैमेज होंगे तो ऑब्वियसली परमेबिलिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, जब परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो जब हमारे पास अगली दफ़ा यहाँ से रिपरफ्यूजन के बाद ब्लड आएगा, तो फिर हमारे पास ब्लड बाहर भी जाना शुरू हो जाएगा वेसल से बाहर। जब वेसल से बाहर जाएगा इनटू द टिश्यू स्पेस, तो वहाँ पर सारे मसल्स वगैरह पड़े हैं। इफ दिस इज अ काफ, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत टाइटली वो एक फैशिया के अंदर सारे मसल्स और सारे वो पड़े होते हैं वेसल्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से जब बाहर आएगा तो यहाँ कोई जगह नहीं होगी जाने की, तो इट विल बी स्टक अमंग दीज लाइक वो मसल्स, दिस कॉजेज कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में याद रखना कि हमारे पास इंक्रीज इन इंटरस्टिशियल टिश्यू प्रेशर होता है, मसल नेक्रोसिस हो रहा होता है, ठीक है। मसल नेक्रोसिस के चांसेस होते हैं। और हमारे पास पता कैसे चलता है, एग्जामिनेशन फाइंडिंग बहुत कॉमन है कि स्वेलिंग होती है और पेन करते हैं, जब हम पेन होती है जब हम स्क्वीज करते हैं काफ मसल्स को, या फिर व्हेन वी आस्क देम टू मूव द एंकल्स और टोस, जैसे हम अर्जेंट फैशियोटॉमी करवाते हैं। और आफ्टर फैशियोटॉमी मायोग्लोबिन इज रिलीज, तो उसमें जरूरी है हाइड्रेशन का ख्याल रखें और रीनल को मॉनिटर करते रहें, ठीक है। अब देखो 4 days आफ्टर लेफ्ट फेमोरल पोप्लिटेल आर्टेरियल बाईपास टिप्स लेटरल रिवर्स सैफिनस वेन, अच्छा ये बेसिकली क्रॉनिक है, ठीक है। तो याद रखना इसमें हमारे पास एक्यूट में जो बातें की वो सिर्फ ये थी, इसमें एक MCQ ये था कि हमारे पास अगर 4 आवर हिस्ट्री ऑफ सडन ऑनसेट लेग पेन के साथ आया, तो भी टाइम है इसको बचाने का, कि हमने कहा था 6 आवर्स कट ऑफ है, ठीक है। नो पल्स इन द लेफ्ट फेमोरल आर्टरी डिस्टली, ठीक है। टेंडर टू वेल्पेशन है, फुट कूल है, पेल है, ठीक है। और डिमिनिश्ड कैपिलरी रीफिल है, दिस इज आल्सो एन एग्जामिनेशन फाइंडिंग, कैपिलरी रीफिल डिमिनिश होगा, ठीक है।
उसके बाद एक्सटेंशन भी लिमिटेड है, ठीक है, और सेंसिटिव लॉस भी है, ठीक है, और फिर हमारे पास पब्लिक में इरेगुलर रिदम ईसीजी पे है, ठीक है। तो याद रखना कि हमारे पास क्या कहता है कि एफएब होता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपरिन, व्हाट वुड बी द मोस्ट कॉमन नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट। मैंने कहा था कि जब ऐसे 6 आवर्स के अंदर अंदर है तो एम्बुलेक्टमी जो कि अनस्टेबल पेशेंट्स में दी जाती है और उसमें काफ़ी अनस्टेबल साइंस थे, ठीक है। ये हो गया एक्यूट। अब हम आगे करेंगे क्रॉनिक।